पीएम मोदी को तब अडानी और अंबानी को जेल में जाना पड़ेगा। 80 लाख की कार में बैठ के 4 लाख का सूट पहन के। करप्शन ज़्यादा हो रहा है। गूगल पे मैं बुक से देख के आया हूँ, गूगल पे मुझे भरोसा नहीं होता। तो मीडिया से उतना बहुत रहा नहीं। बीजेपी की गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ द जगह रहे। जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था पीएम। पार्टी को ही चेंज कर देंगी तो उसकी डेथ हो जाती है। 1000 रुपये अब जो है क्योंकि आपका डेटा ही गलत है। तो आज आप लोगों का डिबेट कंपटीशन होने जा रहा है, ठीक है। टॉपिक क्या है? टॉपिक ये लिखा हुआ है, वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। एक राष्ट्र एक चुनाव, ठीक। तो इस पे आप लोगों को डिबेट करना है। और रूल क्या क्या है बेटा? रूल सबसे सिंपल रूल ये है, एक दो रूल हैं जो सिंपल हैं, कि आप लोग बारी बारी से अपने टर्न का वेट करोगे। और ऐसा नहीं कि कोई बोल रहा है तो आप बीच में आप जो है क्या कहते हैं उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे। कोई एक बोल रहा है उसकी बात आप ख़त्म हो जाने दोगे, अपनी बारी का इंतज़ार करोगे, और जब बोल लेगा तो आप बोलोगे। और एक बार फेवर में बोलेंगे, ठीक है, एक बार फेवर में बोलेंगे और एक बार अपोजिशन में बोलेंगे, ठीक है। फेवर में है आराध्या, सेकंड है सौम्या और सृष्टि शालिनी, ये आपके फेवर में बोलेंगे। और अपोज करेंगे इसको रिजवी, प्रखर और सर्वेश तिवारी और आदित्य, ठीक है, ये अपोज करेंगे, ठीक है। तो डिबेट बेटा ओपन है। वन नेशन वन इलेक्शन और फेवर में बोलेंगी आराध्या। इससे हम स्टार्ट करेंगे बेटा, चलिए स्टार्ट। सर, अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो रहा है तो उसमें कॉस्ट जो है कम आएगी, गवर्नमेंट पैसे ज़्यादा सेव कर पाएगी, जिसके थ्रू इंडिया की जो है इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। मैंने बोला है कि हम अगर वन नेशन वन इलेक्शन कराते हैं, ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन कराते हैं तो क्या होगा? सबसे ज़्यादा जो है क्या कहते हैं पैसे की बचत हो पाएगी, ठीक है। और पैसे की बचत होगी तो उस पैसे का हम कहीं और यूज़ कर पाएंगे और इकोनॉमी बूस्ट करेगी। बेटा आप लोग जो है क्या कहते हैं डायरेक्टली बोलना स्टार्ट कर दिए। क्या आप लोग ये बताओगे कि वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है? कौन बताना चाहेगा कि वन नेशन वन इलेक्शन से आप क्या समझते हैं? कौन बताएगा? वन नेशन वन इलेक्शन से आप क्या समझते हैं बेटा? चलिए, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, चलो मैं बताता हूँ। देखो इंडिया में क्या है ना, इंडिया में जो स्ट्रक्चर है ना, गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे भी है और वर्टिकल लेवल पे भी है, ठीक है। तो वर्टिकल लेवल पे आपके सेंटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और यूनियन गवर्नमेंट के लिए लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, उसके इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। और स्टेट लेवल पे क्या होता है? स्टेट इलेक्शन होते हैं, ठीक है। उसमें आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए आप इलेक्शन होता है, आप वोटिंग करते हो, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जब इलेक्शन होता है तो आप उसमें एमएलए चूज करते हो, ठीक है, एमएलए के लिए वोटिंग करते हो। और जब आप लोकसभा और राज्यसभा के लिए वोटिंग करते हो तो वहाँ पे आप क्या चूज करते हो? वहाँ पे आप किसके लिए वोट करते हो? एमपी के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट किससे बनता है? पार्लियामेंट के हाँ, पार्लियामेंट में लोकसभा होता है, राज्यसभा, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर बनती है। प्रेसिडेंट को क्यों इसमें इंक्लूड करते हैं? क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा कोई भी अगर लॉ अगर पास करती है तो वो तब तक जो है बिल, कोई भी अगर बिल पास करती है लोकसभा, मान लीजिए लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, तो कोई भी बिल तब तक लॉ नहीं बन सकता है जब तक उस पर प्रेसिडेंट सिग्नेचर ना कर दे। तो क्या प्रेसिडेंट पर जो है क्या कहते हैं प्रेसिडेंट बाउंड होता है कि उसको सिग्नेचर करना ही करना है? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं बेटा। प्रेसिडेंट इन जनरल सिग्नेचर कर देता है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर्स होती हैं कि वो वीटो से रोक भी सकता है अपने सिग्नेचर को। हाँ, वीटो देखो, अगर वीटो प्रेसिडेंट के पास कई तरीके की वीटो होती है, ठीक है, सस्पेंशन वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो, ठीक है, 3 टाइप की वीटो होती हैं। तो वो वीटो जब आप हायर क्लासेज में जाओगे तो आप वीटो पावर्स पढ़ोगे, ठीक है, या कंपटीशन की प्रिपरेशन करोगे तब आप वीटो पावर्स पढ़ोगे। 3 टाइप की वीटो होती हैं, सस्पेंशन वीटो, एब्सोल्यूट वीटो और क्या बताया मैंने? पॉकेट वीटो, ठीक है। तो ये वीटो पावर्स आप पढ़ोगे तो प्रेसिडेंट क्या करता है? वीटो पावर्स का यूज करके जो भी बिल पास होकर के जाता है वो चाहे तो होल्ड कर दे, अदरवाइज वो सिग्नेचर करके और बिल को क्या कर सकता है? लॉ भी बना सकता है। इसीलिए प्रेसिडेंट इंक्लूड होता है पार्लियामेंट में, ठीक है। तो जब हम
पार्लियामेंट का जो लोकसभा और राज्यसभा का इलेक्शन होता है तो वहाँ पे हम MP चूज करते हैं, ठीक। और जब आप लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है तब आप MLA चूज करते हो, ठीक। तो आप हर साल सुनते हो कि आज इस स्टेट में इस समय इलेक्शन होने वाला है, ठीक। हर साल सुनते हो कि किसी ना किसी स्टेट में इलेक्शन होता रहता है, ठीक है। कभी राजस्थान में चल रहा है, हरियाणा में चल रहा है, कभी बिहार में चल रहा है, कभी उत्तर प्रदेश में चल रहा है आपके, कभी जम्मू कश्मीर में हो रहा है, ठीक, कभी महाराष्ट्र में हो रहा है, ठीक। तो डिफरेंट टाइम पे इलेक्शंस होते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्शंस है ना, स्टेट इलेक्शंस, ये डिफरेंट टाइम पे ना होकर के सारे स्टेट्स के इलेक्शन प्लस लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन, इनके इलेक्शंस को एक साथ जो है करवाने की तैयारी कौन कर रहा है? तैयारी कर रहा है सेंट्रल चाहता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाहती है, और जो आपका इलेक्शन कमीशन वो चाहता है कि एक साथ इलेक्शन हो। इसी को क्या कहते हैं कि एक राष्ट्र और एक चुनाव। मतलब एक राष्ट्र में एक चुनाव का मतलब क्या हुआ कि एक ही चुनाव नहीं कि एक ही बार जो एक ही चुनाव हो गया उससे आप डिसाइड कर लोगे MLA कौन होगा। एक चुनाव का मतलब हो गया कि एक ही बार में सारे के सारे इलेक्शन आपको जो भी करवाने हैं, आपको MLA का करवाना है वो भी उसी टाइम पे। आप जैसे मैं वोटिंग करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उसी टाइम पे वोटिंग कर दूँ किसके लिए? MLA के लिए। और वहीं पे दूसरा जो है क्या कहते हैं EVM लगा होगा, एक EVM में मैंने MLA के लिए जो भी कैंडिडेट है उसके लिए मैंने जो है क्या कहते हैं बटन दबा के उसको वोटिंग कर दिया, और दूसरा MP के लिए था उसको वोटिंग कर दिया। तो दोनों ही मैंने एक साथ वोटिंग कर दिया। तो एक वन इलेक्शन का मीनिंग क्या हो गया? यहाँ पे एक ही बार में सारे के सारे आपके MLA, MLC और MPs के सारे इलेक्शन वन टाइम पे करा लिए। इसको क्या कहेंगे? वन नेशन वन इलेक्शन। एक राष्ट्र एक बार में चुनाव हो जाए, एक चुनाव, ठीक है। तो अभी आराध्या ने क्या बोला था? आराध्या ने बोला था कि अगर एक राष्ट्र एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो आप पैसे की बचत कर सकते हो और पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करके और इकोनॉमी बूस्ट। पैसे बचाने की तो पैसे बचाने से पहले हम लोग अपने PM साहब को देखते हैं जो इतने महंगे हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, उसके बाद 80 लाख की कार में बैठ के 4 लाख का सूट पहन के 1 लाख की जनता को बताते हैं कि वो कितने गरीब हैं। मतलब विक्टिम से विक्टिमहुड भी छीन लिया जाता है। और जहाँ तक इनके पैसे बचाने की बात है तो एक बार के इलेक्शन में 4500 करोड़ का ऐसे खर्चा आएगा। और हम लोग को ये नहीं भूलना चाहिए कि मतलब हमारी जो करेंसी है वो धीरे धीरे गिरती जा रही है, तो मतलब खर्चा देखा जाए तो बढ़ता ही जाएगा हर 5 साल में। उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है उस पर कितना लोड आ जाएगा। मतलब अब हम लोग ये मान लें कि अगर 1.4 बिलियन की जनता है तो उसमें में से 1 बिलियन लोग भी अगर इलेक्शन में मतलब आएंगे वोट करने के लिए, तो मतलब अब इतनी छोटी सी इलेक्शन कमीशन को पूरे देश की मतलब ऑल ओवर द कंट्री की जनता को संभालना पड़ेगा। और कौन से रीजन से कहाँ से आएगी, और वो भी 1 अरब लोगों को संभालना कोई मामूली बात नहीं है। तो मतलब यहाँ पे जहाँ तक कोई पैसे बचाने की बात है तो वो तो कहीं दिखती नहीं है। कौन करना चाहेगा? करप्शन ज़्यादा हो रहा है, तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो करप्शन कम होगा। और रही बात कि जितने भी फोर्सेस हैं यानी कि हमारा इलेक्शन कमीशन वो काफ़ी कम है और वो बहुत पूरे कंट्री को एक टाइम पे एसेस नहीं कर सकता। तो उसके लिए बता दें कि इंडिया में अभी करेंटली 1 करोड़ से भी ज़्यादा इलेक्शन कमीशन के इतना करप्शन होने के बाद वापस से मोदी जी के पॉइंट पे आते हैं। तो अगर हम 1 by 1 इलेक्शंस करा रहे हैं हर स्टेट और सेंट्रल का, तो कुल मिला के 29 इलेक्शंस हो रहे हैं, जिसमें कुल लागत आती है 40 से 50 करोड़ की। और अगर एक टाइम में इलेक्शन हो रहा है तो उसकी कुल लागत 3480 करोड़ ही आएंगे। तो वो ज़्यादा एक पॉइंट जो था रिजवी का उसको किसी ने काउंटर नहीं किया, मैं चाहूँगा कि वो भी आप लोग काउंटर करें। एक पॉइंट इनका ये था कि एक बार में अगर इलेक्शन होगा, ठीक है, तो जो है क्या कहते हैं आम पब्लिक को मैनेज कर पाना मुश्किल होगा। अगर एक बार में इलेक्शन होगा तो इन्होंने कहा कि जनता को प्रॉब्लम होगी, बट जनता को प्रॉब्लम क्यों होगी? जब एक बार में इलेक्शन होगा तो जनता को एक बार में मतलब वोट डालने में आसानी होगी, एक बार जाने में। और रही बात मतलब हम लोग को भी आसानी होगी कि जैसे हम लोग की स्कूल्स की छुट्टी हो जाती है इलेक्शन टाइम में, तो अगर मतलब इतनी बार होगा तो हम लोग की भी मतलब हम स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जनता को भी एक बार वोट डालने में प्रॉब्लम नहीं होगा। और टीचर्स की ड्यूटीज़ लगती हैं इसमें इलेक्शन में। स्कूल्स में जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उसमें इलेक्शन होता है, तो उससे गवर्नमेंट स्कूल्स के भी बच्चों में मतलब जो हम लोग की छुट्टी होगी इंडायरेक्टली वो बचेगी को और सब जनता परेशान को होना आसानी पड़ता है। तो इस हिसाब से तो त्यौहार में भी बहुत ढेर सारी छुट्टियां होती हैं। एक साथ
मतलब जैसे कोई त्यौहार होता है तो एक दिन पहले और एक दिन बाद 3 दिन लगातार छुट्टी होती है। उसके बाद जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जाते हैं उनको पैसे भी मिलते हैं उस काम के लिए। और ये क्या भरोसा है कि एक बार इलेक्शन हो गया तो इतने ढेर सारे 28 राज्य है अपने पास, तो उसमें से कोई सीएम की डेथ नहीं हो सकती। तो क्या एक बार पूरा फिर से इलेक्शन होगा, फिर से पूरे 28 राज्य को निरस्त करके फिर से इलेक्शन कराया जाएगा तो उसमें पैसा नहीं लगेगा? पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए किसी एक की डेथ हो जाए, ठीक है, जो है अनकंडीशनल बीच में किसी की डेथ हो गई, या मान लीजिए किसी भी तरीके से वो पोस्ट वैकेंट हो जाए, ठीक है, पोस्ट वैकेंट होगी, किसी भी तरीके से पोस्ट वैकेंट होगी, तबीयत खराब है, ठीक है, या कुछ भी है, तो क्या बार बार इलेक्शन होंगे? तो बार बार तो इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं कि फिर सारे के सारे एक की वजह से सारे के सारे स्टेट्स के इलेक्शन करवाएं। तो इस तरीके से इनका कहना है कि इस तरीके से तो स्टेट, इतने सारे स्टेट हैं, तो एक मतलब वन नेशन वन इलेक्शन तो पॉसिबल है ही नहीं। इनका पॉइंट ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन तो पॉसिबल नहीं है। तो इस पॉइंट को कौन काउंटर करना चाहेगा कि इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? कंडीशनल ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इलेक्शंस, पहली बात तो इलेक्शंस पूरे स्टेट के क्यों होंगे? अगर किसी एक जगह की मतलब सीएम की डेथ होती है तो वो इलेक्शंस पूरे मतलब वहाँ पे होते नहीं हैं। ऐसा कोई नेचुरल कॉज होता है, यानी कि अगर किसी पार्टिकुलर स्टेट के सीएम की डेथ हो जाती है, तो जैसे हमने जम्मू कश्मीर में स्टार्ट किया था, प्रेसिडेंट हमारा हेड ऑफ द कंट्री होता है। अगर हम वही रूल यहाँ भी ला के रख दें कि अगर पार्टिकुलर स्टेट में किसी सीएम की डेथ हो जाती है तो प्रेसिडेंट उस स्टेट को रूल करेगा, और नेक्स्ट टाइम जब फिर से इलेक्शन होगा तो फिर से वहाँ के लिए मान लीजिए इलेक्शन सर एक साथ सारे इलेक्शन हुए सर 28 साल में सर, तो मान लीजिए कि कोई पार्टी है उसने 14 मतलब स्टेट्स पे उसने अपना पूर्ण बहुमत ले ली, तो यहाँ पे देखिए सर डिक्टेटरशिप हो जाएगी यहाँ पे एक तरीके से। यहाँ पे हम लोग को सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो हम लोग को जेल में जाना पड़ेगा, ऐसे लॉज भी निकाल सकती है, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने में बहुत आसानी हो जाएगी उन लोग को सर। मतलब कि अगर जो, और इसमें जो कमेटी बनी है सर जो है, उसमें भी जो पार्टी ने ये बिल प्रस्ताव किया है उसी पार्टी के ज़्यादा मेंबर्स हैं इसमें, और उसमें से दो जो मुख्य हेड हैं वो रामनाथ कोविंद जी हैं, जो कि 77 ईयर्स के हो चुके हैं, वो कार्य उतना अच्छे से कर नहीं पाएंगे। और जो दूसरे हेड हैं सुभाष कश्यप सर, इन्होंने सर 94 ईयर्स के हो गए, ये भी कार्य करने में असमर्थ हैं। तो इसी तरह मतलब अब जो बचे वो सारे बीजेपी के नेता ही हैं सर। तो इनका मेन मुद्दा है सर, मतलब कि जब सारे राज्य को ले रहे हैं तो सारे राज्य के सर उसमें लीडर होनी चाहिए सर, उस कमीशन में जो कर रहा है सर। ये तो वही वाला हाल हो गया सर, साइमन कमीशन इस बात था इंडिया में कि इंडिया की प्रॉब्लम सॉल्व करने आए, उसमें कोई इंडियंस है ही नहीं सर। इशू ये है, इनका इशू क्या है, एफिशिएंसी का, कि जो मेंबर्स हैं वो एजेड काफ़ी हैं तो एफिशिएंट नहीं होंगे, पहला पॉइंट इनका ये है। सेकंड पॉइंट इनका ये है कि रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला हुआ है, सारी पार्टीज़ हैं, सारी पार्टीज़ को, ठीक है, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। इनका पॉइंट ये है कि जब हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो देश में जितनी भी पार्टियां हैं सारी पार्टियों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, यही बात है, मैं करेक्ट? ठीक है, हाँ, अपोजिशन लीडर, ठीक है। तो सारी पार्टीज़ का रिप्रेजेंटेशन किस में नहीं है? वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनाई गई है, रिव्यू कमेटी, उसमें नहीं है। तो इसका कोई काउंटर करना स्टेट वाइज चाहिए? इलेक्शन की बात करें तो मेनली हमारा जो मेन टॉपिक होता है वो होता है कि जो रीजनल इंडिविजुअल हो वो आके काउंटर करे सबकी प्रॉब्लम्स का स्टेट में। तो अगर सब जगह बीजेपी आ रही तो एक तरह से वो अच्छा ही है, क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी बीजेपी और मान ले कि किसी पार्टिकुलर स्टेट में जो गवर्नमेंट है वो किसी और पार्टी की है, तो अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिफरेंट पार्टी है और स्टेट गवर्नमेंट की डिफरेंट पार्टी है तो दोनों एक दूसरे में कन्फ्लिक्ट करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात स्टेट गवर्नमेंट मानेगी नहीं, क्योंकि वो हमेशा उसका अपोज करती रहेगी। तो ये हमेशा इनइक्वालिटी को मतलब इनइक्वालिटी रहेगी और अनस्टेबिलिटी रहेगी। और अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन करा रहे हैं तो ये डेमोक्रेसी को स्टेबलिश करेगा अच्छे से। तक इनकी बात है कि डेमोक्रेसी को स्टेबल करना है और ये चाहते हैं कि मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ द जगह रहे, तो मतलब उस हिसाब से तो हम लोग को डिक्टेटरशिप बना देनी चाहिए। तो उस हिसाब से तो मतलब हम लोग बड़े आराम से डेमोक्रेसी को फ्लुएंटली चला देंगे। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि सब लोग अलग अलग जगह के अलग अलग तरह के जब साथ में आके एक परफेक्ट डिसीजन लेंगे तभी तो मतलब वो एक देश के लिए अच्छा डिसीजन होगा। अब तमिलनाडु मतलब कोई आदमी जो सेंट्रल इंडिया से बिलोंग करता है वो तमिलनाडु की प्रॉब्लम कैसे समझ पाएगा? और जब हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन बना देंगे तो सबका मुद्दा इंटरनेशनल टॉपिक्स पे होगा, जैसे इंडिया पाकिस्तान या इंडो चाइना, ये सब बड़े बड़े मुद्दों पे होगा। और जो रीजनल चीज़ें हैं, जो लोकल चीज़ें हैं, जैसे घरों में पानी ना आना, ये वो ऐसी रोज़मर्रा की दिक्कतें जो हैं वो कोई देखेगा ही नहीं, तो लोगों का फोकस ही अबव चला जाएगा। ये रीजनल प्रॉब्लम है,
यानी कि जो स्टेट में से कोई एक इंसान आके, कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल आके चीफ मिनिस्टर की पोस्ट को असिस्ट करेगा, तो वो अपने लोकल एरियाज़ के बारे में सब कुछ जानता होगा। यहाँ सिर्फ कंट्री टू कंट्री इंटरफेरेंस नहीं होगा, स्टेट टू स्टेट इंटरफेरेंस भी होगा। मान लीजिए सर, बीजेपी को सर यहाँ पे साइड में करते हैं। मान लीजिए अगर जो कांग्रेस आ गई, कोई भी पार्टी पहली बार बन गई वन नेशन वन इलेक्शन में, इसने पूरा पूर्ण बहुमत ले लिया, तो उसके बाद कोई दूसरी पार्टी टैकल कर ही नहीं पाएगी सर। उसके जैसे ही कुछ बोलेंगे उसके अपोजिट में वो तो उनको जेल में कर देगी, उनके खिलाफ एक्शन करेगी सर। जैसे कि डिक्टेटरशिप ज़्यादा आ जाएगी वहाँ पे, जो आम पब्लिक है वहाँ डेमोक्रेसी खतरे में आ रही है सर। और वैसे अगर जो अलग रहेगा, अलग अलग इलेक्शन होंगे सर, तो मान लीजिए कि सब जगह 14 जगह पार्टी आ रही है पूर्ण बहुमत में, लेकिन वो अलग अलग टाइम पे आएगी। जैसे कि अभी 2014 में आई, तो उसके बाद दूसरी स्टेट गवर्नमेंट की सरकार दूसरे ईयर में आई, तो उनका जो मतलब काम करने का जो डेट है, ड्यूरेशन है, वो अलग अलग रहेगा। इस वजह से उनकी डिक्टेटरशिप नहीं होगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस अलग अलग होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी तो ये भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने किसी कैंडिडेट को जिता दे, प्रोबेबिलिटी तो इसकी भी है। और अगर सब एक साथ ही डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएंगे, फिर तो कोई पावर में रहेगा नहीं। और ये जहाँ तक है, ये अच्छे से डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करेगी, ये इलेक्शन अच्छे से होगा। इलेक्शन जो होता है वो बहुत ही सेंसिटिव चीज़ होती है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि इस पर जनता निर्भर रहती है। बल्कि नेता तो पहले मीडिया से भी डरते थे, लेकिन अब तो मीडिया से उसका खौफ रहा नहीं। लेकिन इलेक्शन से आज भी नेताओं में एक खौफ बना हुआ है, क्योंकि जनता जो वोट करेगी तब वैसे ही तो नेता बनेंगे। और अगर एक साथ मान लीजिए बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई, मान लीजिए, तो अब अभी हम लोग देखते हैं कि मतलब अडानी और अंबानी की तरफ से मतलब डोनेशन के नाम पे कई सारे मतलब बहुत पैसा आता है उनके पास फाइनेंशियली बहुत पावर है। उल्टा हम लोग ये भी जानते हैं कि मिस्टर योगी आदित्यनाथ कई तरीक़ों से मतलब महीने भर में 500 करोड़ 300 से 500 करोड़ अपने खुद के एडवर्टाइजमेंट में ही खर्च कर देते हैं। तो अब इसमें ये रहेगा कि उनकी यूपी में बढ़त बढ़ जाएगी, और उसी तरीके से और भी राज्यों में बढ़ेगी। उसके साथ साथ अब एक साथ इलेक्शन हो जाएगा, तो अब किसी और पार्टी के पास चांस ही नहीं बचेगा कुछ करने का, क्योंकि अब वो लोग पार्टी को दबाना शुरू कर देंगे। हालांकि ये चीज़ है, मतलब जो रूलिंग पार्टी होती है वो तो हमेशा से ये रहा है कि दबाती आई है, लेकिन अब इसके पास और भी ज़्यादा एडवांटेज रहेगा। सर, ये आपने कोड ऑफ कंडक्ट बोला सर। मान लीजिए कि यूपी में चुनाव हो रहा है सर, यहाँ पे आचार संहिता लगी है, तो इससे कोई अदर स्टेट को क्या प्रॉब्लम हो रही सर? और जो कार्य करने का जो समय होता है वो 5 साल होता है। मान के चलिए इसमें से 3-4 महीने हम कोड ऑफ कंडक्ट में चले गए, तो उसके जो बचे काम मतलब बचे समय, उसमें सरकार ने क्या काम किया, उसमें काम नहीं कर पा रही सरकार सर। और कोड ऑफ कंडक्ट से ये मध्य प्रदेश में मान लीजिए कि चुनाव होने वाला है सर, वहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट हो रहा है, तो यहाँ यूपी में क्यों नहीं हो रहा है सर? कोड ऑफ कंडक्ट लगने का इफेक्ट दूसरे स्टेट में कैसे पड़ता है बेटा? तो एक स्टेट, सुन लो मेरी बात को, एक स्टेट में कोड ऑफ कंडक्ट लगने का दूसरे स्टेट में इफेक्ट ऐसे पड़ता है बेटा कि सपोज़ यूपी में इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक, यूपी में क्या लग गया, कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। तो अब वो एमपी को कैसे इफेक्ट करेगा? सपोज़ कि यूनियन गवर्नमेंट है और यूनियन गवर्नमेंट कोई बहुत अच्छी योजना लाना चाहती, बहुत अच्छी स्कीम लाना चाहती है। सपोज़ कि जो है क्या कहती है, वो सोच रही है कि सारे अनएम्प्लॉयड को हम 1000 रुपये अब जो है क्या कहते हैं पर मंथ 1000 रुपये सारे अनएम्प्लॉयड पर्सन को देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके दिमाग में ऐसा आया कि मतलब हम ऐसा करेंगे कि अब सारे जितने अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं उनको 1000 रुपीज़ देंगे। अब यूपी में क्या लगा हुआ है, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये होती है कि अदर पार्टियों को ये कहने को हो जाता है कि हाँ जो है क्या कहते हैं ये, क्योंकि यूपी में इलेक्शन है, यूपी में इलेक्शन होने वाला नहीं लगा है, उसके पहले अगर लाना चाह रहे हैं तो ये होता है कि यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है, इसलिए जनता को लुभाने के लिए ये स्कीम लेके आ रहे हैं कि मतलब जो है रिसेंटली चुनाव होगा और हम बेनिफिट हो जाएंगे, बेनिफिट हमको इससे मिल जाएगा, ठीक है। पहली चीज़ तो ये होती है। और दूसरी अगर कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा हुआ है उसके पहले अगर ले आते हैं, ठीक, पहला बेनिफिट तो ये होता है किसको, जो है क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्चुअल बेनिफिट होता है, और अदर पार्टी जो अपोजिशन में होती हैं उनको कहने के लिए एक मुद्दा मिल जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है कि सपोज कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तो उनको 2 से 3 महीने जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक उनको इस चीज़ का इंतज़ार करना पड़ता है, डिले हो जाता है,
जो स्कीम में डिले हो जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम यूपी को छोड़ करके बाकी सारे स्टेट में मतलब एमपी, एचपी और एपी, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जितना भी सारे स्टेट में लिया, यूपी को छोड़ दें। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है वो एक साथ सारे स्टेट में लगती है, ठीक है। तो ये जो है क्या कहते हैं, अदर पार्टीज को कहने के लिए हो जाता है, ये इशू मिल जाता है कि आप इसलिए ला रहे हो क्योंकि इलेक्शन है, ठीक है। तो इसमें कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब यही है कि जब एक बार में इलेक्शन हो जाएगा तो बार बार कोड ऑफ कंडक्ट लगने का झंझट खत्म, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि जो है क्या कहते हैं, जो सारी पार्टियां हैं मतलब अपने से जो है क्या कहते हैं, अपने आराम से 5 साल वो काम कर सकती हैं। रीजनल पार्टियां जो है स्टेट में काम कर सकती हैं और जो सेंट्रल पार्टी है वो सेंटर में काम कर सकती है, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे रीजनल पार्टीज़ की बात हुई कि रीजनल पार्टीज जो है क्या कहते हैं आएंगी तो मतलब बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो पूरी उसकी मोनोपोली होगी, इसका इन द सेंस कि जो है क्या कहते हैं एक तरीके से मतलब पूरा हावी रहेगी। सेंट्रल जो रीजनल पार्टियाँ रहेंगी, जो स्टेट की पार्टियाँ रहेंगी, उन पर हावी रहेगी। आप लोगों ने यही कहा ना, ठीक है। तो हावी रहेंगी बेटा, ठीक है, लेकिन उसका पॉइंट ये था, सौम्या का पॉइंट ये था कि सारी की सारी पार्टियाँ जो चुन के आती हैं वो सारी की सारी तो मतलब पब्लिक ही, आम पब्लिक चुनती है, ठीक है। तो एक बार में इलेक्शन होगा। अब मैं बेटा राउंड 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। राउंड 2 ये है, 10 मिनट का ही राउंड है, इससे ज़्यादा राउंड नहीं है। राउंड 2 ये कि बेटा अब आप लोग एक दूसरे को बीच में इंटरवीन कर सकते हो, ठीक है, एक दूसरे को इंटरवीन कर सकते हो। मैं एक पॉइंट आप लोगों के बीच में छोड़ता हूँ। पॉइंट ये है कि जो है आम पब्लिक ही हम आप ही जो है क्या कहते हैं पार्टीज को चुनते हैं। तो आपको क्या लगता है कि पब्लिक इतनी बेवकूफ़ है कि हम सेंट्रल जो हमारे इशूज़ हैं उसको हम नहीं समझते हैं, जो हमारे नेशनल इशूज़ हैं उसको नहीं समझते हैं और रीजनल इशूज़ नहीं समझते? क्या आपको ऐसा लगता है कि पब्लिक इतनी बेवकूफ़ है कि उसको अपने रीजनल और सेंट्रल मतलब नेशनल इशूज़ नहीं पता है? क्या मुझे ये नहीं पता कि मेरे रीजनल इशूज़ क्या हैं और सेंट्रल इशूज़ क्या हैं? 3-4 साल इंतज़ार करना पड़ेगा और जनता सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगी। मान लीजिए तमिलनाडु, अब सेंट्रल गवर्नमेंट तमिलनाडु के बारे में क्या जानेगी, तो बहुत दिक्कतें वहाँ से पैदा हो जाएंगी। कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो एक ऐसा रूल आ जाए ना जिससे हमारे अनकंडीशनल कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो ये एक ऐसा रूल आ जाए कि इसमें मतलब ऑल ओवर जनता को भी प्रॉब्लम ना हो और सीएम भी नेक्स्ट बन जाए। वो रूल ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई फॉर्म हो सकता है कि ऐसा कोई फॉर्म पड़ जाए कि जिसमें जो मतलब खड़े होना चाहते हैं या फिर जो बाकी या फिर जो मतलब कुछ नेक्स्ट वोटिंग होते हैं, मतलब जो सेकंड नंबर पे होते हैं वो आ जाए, ऐसा कुछ रूल आ जाए। जिस भी कैंडिडेट को चुनेंगे क्या वो जनता को भाएगा, मतलब क्या जनता के उस पर रहेगा? सेकंड नंबर पे जो मतलब वोटिंग जो थोड़ा वोटिंग से कम रहेगा वो जनता के ही पक्ष में तो रहेगा। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे वो जो सीएम रहेगा वो किसी दूसरी पार्टी का रहेगा? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से मतलब कि आप बिना जनता के उससे आप, और यहाँ पे मतलब अगर वन नेशन इलेक्शन अभी नहीं आया है और यहाँ पे असल में चुनाव होने लगते हैं, तो चुनाव होते हैं तो जनता की तरफ से एक बेटर डिसीजन मिल जाता है और आप मतलब जो माइनॉरिटी में हैं उनका ही डिसीजन ऊपर ला रहे हैं, तो इसमें तो गड़बड़ी है ना। तो कंडीशन बताइए, अगर पार्टिकुलर पार्टी का कोई सीएम है, कोई लीडर है, उसकी डेथ हो जाती है तो उसी पार्टी का कोई दूसरा लीडर वो तो पार्टी अपने मर्जी से दे सकती है ना। लेगी यहाँ पे तो डेमोक्रेसी रहेगी नहीं। पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसे चूज़ किया गया, अगर उस पार्टी का जो लीडर है उसकी डेथ हो जाती है तो उसी पार्टी से हम दूसरा लीडर लाके खड़ा कर सकते हैं एज एन चीफ मिनिस्टर। वो लीडर उतना ईमानदार रहेगा जितना पुराना वाला है। तो जनता ने मान लीजिए मोदी जी को सर अपने मतलब अच्छे के लिए चुना, और मान लीजिए अगर वो किसी पद से उनको इस्तीफा देना पड़ रहा है तो उसकी जगह कोई दूसरा पीएम लेके आएंगे सर, वो क्या ट्रूथफुल रहेगा सर अपने पद पे? मतलब क्या मिस्टर मान लीजिए योगी आदित्यनाथ इतने ईमानदार रहेंगे मोदी जी जितने? नहीं, मतलब मैं एक सीएम के उससे पर्सपेक्टिव से एग्जांपल दे रहा हूँ। पार्टी को चूज़ किया जाता है ना कि पार्टिकुलर लीडर को चूज़ किया जाता है। हम एमएलए को चूज करते हैं, एमएलए आपस में चूज करते हैं, हम तो एमएलए को वोट करते हैं, एमएलए आपस में वोट करके बताते हैं कि सीएम कौन होगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो आपने बोला कि क्या कहते हैं हमने नरेंद्र मोदी की तरह, नरेंद्र मोदी या फिर योगी आदित्यनाथ
ये पार्टी का अपना इशू होता है कि वो जो है क्या कहते हैं पीएम कैंडिडेट या सीएम कैंडिडेट वो लॉन्च करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं आपको कि नहीं बताना चाहते, वो पार्टी का अपना इशू है। चाहे तो आपको बताएं, चाहे तो आपको नहीं बताएं। कई सारे स्टेट्स में ऐसे भी इलेक्शन होते हैं, जैसे कि हरियाणा में इलेक्शन आपका कांग्रेस, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आपका इलेक्शन जीती, वहाँ पे कहीं पे इन्होंने वहाँ पे सीएम समय सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, तो उन्होंने तो प्रोजेक्ट नहीं किया था कि हमारा जो सीएम होगा वो सुखविंदर सिंह सुक्खू होगा। वो एमएलए ने आपस में डिसाइड किया और बताया कि सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे सीएम होंगे, ठीक है। और वह क्या कहते हैं सेम यहाँ पे यूपी में उसका जस्ट अपोजिशन, यूपी में इन्होंने पहले ही बता के रखा था कि हमारे सीएम कौन होंगे, योगी आदित्यनाथ जी। तो ऐसा हो भी सकता है, प्रोजेक्ट करेगी, ऐसा नहीं। और सर इन्होंने जो फर्स्ट लेवल में कहा था फर्स्ट राउंड में कि अगर सब जितने एरियड लोग हैं वही हैं, अगर इलेक्शन एक टाइम पे हो रहा है तो अलग अलग एमपीज और एमएलए आएंगे जो कि लोकसभा और राज्यसभा में बैठेंगे। तो जो पिछले टाइम में जो लास्ट टाइम के टेन्योर में जितने भी लीडर्स थे, जितने भी एमपी एमएलए थे, वो तो एक बार में चले जाएंगे। अब तो यंगस्टर आ रहे हैं ना, अगर एक टाइम में इलेक्शन होगा। ऐसे तो पहले जो पहली बार जब चुनाव हुआ था तो कोई और नेता जीता था, तो फिर जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था सीएम, क्योंकि उनके पास वो कैपेबिलिटी थी उस टाइम। तो वोट जो किसी और को मिला था ना। उस टाइम पे इंडिया जो थी वो नई नई नेशन बनी थी और उस टाइम पे उसके पास इतना कैपेसिटी नहीं थी कि वो वापस से आपस में ही वॉर लड़े। तो आज तो कैपेसिटी है कि पूरे स्टेट के मिला के जितने भी अपोजिशन पार्टी के लीडर थे, एक ही कमेटी में एक ही पार्टी के लीडर हैं जिन्होंने वो बिल पारित किया है। मतलब इनका इसीलिए है ना, जो वन नेशन वन इलेक्शन है ना, ये अभी आया नहीं है, तो इसको यूज करने के लिए कमेटी बनाई गई है। तो जो कमेटी बनाई गई थी, कमेटी बताएगी कि ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, रिकमेंड करेगी कि नहीं करेगी। तो ये कमेटी बन चुकी है सर, 15 दिन में सर इसको रिजल्ट देना। तो वो कमेटी जो है, कमेटी जो बनाई गई, कमेटी में इनके कह रहे हैं कि कमेटी बनाएगी, कुछ रूल रेगुलेशन लेके ही तो बनाएगी कि अनकंडीशनल ऐसा कुछ आ जाए तो उसका रूल भी रहे हम लोग को साथ साथ। होता ही नहीं सर। कमेटी में कह रहे हैं कि इसमें कमेटी में जो मैक्सिमम लोगों को एजेड है, वो इनकैपेबिलिटी है उनकी, जो वो काम उतने अच्छे से तरीके से नहीं कर पाएंगे, वो जो भी रिकमेंड करेंगे हो सकता है वो पूरी कंट्री का मूव ना हो। उनके कहने का मतलब हो सकता है वो कंट्री का मूव। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये कहने की उस कमेटी में मैक्सिमम जो मेंबर्स है वो एक ही आइडियोलॉजी के हैं, एक ही विचारधारा के, तो रिप्रेजेंटेशन बाकी आइडियोलॉजीज को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है उस कमेटी में। इनका पॉइंट ये है, उसको बात करें। सर एजेड हैं तो उन्हें इंडिया के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानकारी होगी, इसके थ्रू वो इंडियन के जितने भी अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग रिलीजन्स हैं, उनके मुल्क के बारे में तो वो अच्छे से जानते होंगे यंगस्टर के अकॉर्डिंग। सर ऐसा नहीं है सर, मैं कह रहा हूँ उस कमेटी में सब होने चाहिए सर, कांग्रेस, बीएसपी, एसपी, मतलब जितनी भी सर पार्टियाँ, सबके उसमें मेंबर्स होने चाहिए। ये चीज़ ये तो पार्टी नहीं, तो जनता चुनने वाली है। जनता ने उसको नहीं चुना, वो जो कमेटी बनी वो अगर हम पार्टीज के मेंबर्स को लेंगे तो सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग होगी। कोई जो रूलिंग पार्टी है उसके अलावा जो अपोजिशन में, वो तो कभी चाहेंगे ही नहीं कि ये आए, वन नेशन वन इलेक्शन कभी आए। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप एक घर में रहते हैं, आप अपने पिता की बात नहीं मानेंगे, ना कि आप किसी बाहर वाले की बात में। आप जैसे आपके पिताजी ने बोला कि इस टाइम आपको नहीं जाना है बाहर, या फिर यहाँ पे इस पार्टी में नहीं जाना है। यहाँ तक कि बीजेपी की बहुत सारे एमएलए बीजेपी की नहीं है इस टाइम में, तो ऐसा तो कोई रूल ही नहीं है ना। मान लीजिए कि मेन हेड बोल रहा है कि आपको इस वक्त खेलने बाहर नहीं जाना है आपकी पार्टी में, तो आप कैसे हम लोग विरोध करके आप उनके खिलाफ काम करेंगे। आपको मान लीजिए कि आपने विरोध कर दिया कि हमको इसी टाइम पे बाहर खेलने जाना है, तो आपके जो पेरेंट बोलेंगे कि आप तुम जाओ बाहर। तो बाकी के लोग उसको उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तब तो हमें मेन रिजल्ट आएगा। अगर एक इंसान कह देता है कि हाँ यही करना है, तो उसके थ्रू तो और लोगों के बारे में हम सोचेंगे, उनके इंटरेस्ट के बारे में तो हमें पता ही नहीं। ये हम कह ही नहीं रहे। मान लीजिए जो जिसने हेड किया है वो अपने आइडियोलॉजी के बंदे को क्यों रख रहा है। एक बार के लिए मान लेते हैं कि कम्युनिटी जो है वो पार्टिकुलर पार्टी की ही है, तो वन नेशन वन इलेक्शन ये आज का टॉपिक नहीं है, 1951 से टॉपिक चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उन्होंने खुद कहा है कॉन्स्टिट्यूशन को देखने के बाद कि ये जो है ये बेनिफिट कर सकता है इंडिया को। आप देखिए 1952 में शुरू हुआ था, एक साथ ही इलेक्शन होना शुरू हुआ था, लेकिन ये आगे जाके साइकिल टूट गई। इस वजह से ये कोई पार्लियामेंट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए टूटी थी, ना कि और कोई प्रॉब्लम की वजह से। अच्छा ये देखिए आपका डेटा ही गलत है, क्योंकि केरला में गड़बड़ हुई थी, इस वजह से केरला में क्या बोलते हैं उनके टेन्योर को रोकना पड़ा था। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और जहाँ तक बात है, इसलिए हुई थी। 1951 में नहीं,
92 में हुआ था। 92 गूगल से में देखिए, हुआ था। अभी से 92 से बन गई। मैं बुक से देख के आया हूँ, गूगल पे मुझे भरोसा नहीं होता। हम बुक पे कैसे, बुक एक गूगल ऑथराइज, की चीज़ें गूगल में। नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा है? गूगल पे कोई भी अपना विकिपीडिया में वेबसाइट बना के अपना नॉलेज मतलब अपना ज्ञान दे सकता है। सारी वेबसाइट को ऑथराइज नहीं किया जाता। जो Getting off the topic. जो सबसे ज़्यादा सही होती है वही टॉप पे होती है गूगल पे, पहली बात। वन नेशन वन इलेक्शन से एक बात और आती है, मान लीजिए इससे जनता को तो फायदा हो रहा है, मतलब कि उनका पैसा बढ़ता है, लेकिन इससे मेन निजी मुद्दा यहाँ पे पीएम का हो रहा है। क्योंकि पीएम देखिए कहीं भी इलेक्शन होता है तो पीएम को मतलब पीएम उस राज्य में जाके उनके एक दिन में 3-3 शोज होते हैं, मतलब रोड रैलीज होती हैं, वहाँ पे पीएम का टाइम वेस्ट हो रहा है, उनको मैनेज करने में दिक्कत हो रहा है, ना कि इलेक्शन अब हम कमीशन। एक इंसान के बेनिफिट के बारे में देखेंगे तो क्या 1,50,000 लोगों को affect कर देंगे? तो वही तो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ पीएम मोदी को देखा है, ना कि पूरे मतलब पूरी जनता को देखा है, उनकी प्रॉब्लम देखी जा रही है। जैसे अभी मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, उन्होंने इतनी ज़्यादा रैलीज की है वहाँ पे, मतलब इलेक्शन कमीशन से ज़्यादा तो पार्टीज का पैसा आ रहा है। अलग अलग जहाँ होगा तो मतलब साल में बहुत बार रैली होगी तो इससे और तो जनता को प्रॉब्लम होगी। वन इलेक्शन को हटा के यहाँ पे लिखना चाहिए वन नेशन वन एजुकेशन। समान शिक्षा सभी बच्चों को मिलनी चाहिए, कोई अमीर का बच्चा हो उसको भी समान शिक्षा। वोटिंग का है तो ना, वोटिंग का तो मैं अनपढ़ इसको लोग भी वोट करते हैं। पहली बात ये शिक्षा का अभी कोई अभी मतलब सर ने बोला कि यहाँ पे कि जनता समझदार है, तो यहाँ पे जनता को देखते हैं तो 50% लोग वोट नहीं देने आते हैं, और जो 50% वोट नहीं देने आते हैं वो किसी अच्छे पोस्ट पे होते हैं या फिर पढ़े लिखे होते हैं। वो बोलते हैं कि हमको इलेक्शन में क्या जाके मिलेगा, और जो जनता देने जाती है वो गरीब होती है, किसान की जनता होती है उसमें से, और जो अनपढ़ जनता हो जिनको सिर्फ गेहूँ चना और उसी दाल पे निर्भर है, उसी मतलब वही मिला उनको तो वो उसमें खुश है। उनको शिक्षा नहीं चाहिए, ना वो क्या कहते हैं, ना अच्छा इलाज चाहिए। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने सिर्फ उसको गेहूँ चना दाल इसी पे उसको सीमित कर दिया। उसको गवर्नमेंट सिर्फ ने इसके रीजन कौन? गवर्नमेंट ऑफिसर जो है वही तो करप्शन कर रहे हैं। कौन अगर कर रहा है? हमने कभी अपनी चीज़ों को रोका नहीं तो उसको कैसे पता है? वो मैंने- आप खुद कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स खुद कह रहे हैं आपके अकॉर्डिंग कि गवर्नमेंट अच्छी नहीं। मैंने ये कहा था, मैंने बोला कि जो अनपढ़ जनता है, मतलब आधे से ज़्यादा जनता 50% वोट वही लोग देने जाते हैं जो पढ़े लिखे, मतलब उनके पास ज्ञान कम होता है, मतलब कि उनको ये नहीं पता कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। किसान दिन भर खेत में खेती करते हैं, ना कि वो ये देखने जाते हैं कि G20 में अभी करंट मुद्दा है, G20 में क्या हो रहा है। G20 में इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, वो भी हाँ, फालतू का तो मुद्दा नहीं। ये हम लोग को पता है जो पढ़ रहे हैं। G20 में इंडिया की इकोनॉमी कहाँ बूस्ट हो रही है? G20 बस एक रेगुलर मीटिंग है जो एनुअली कराई जाती है, और इस बार इंडिया का नंबर आ गया है बस, और अगले साल ब्राजील का नंबर इससे फायदा आएगा। क्या होगा? आगे जो आने वाली टाइम आगे आने वाली सिनेरियो में कितनी अलग-अलग कंट्रीज की कंपनीज वहाँ के इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे इंडिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लेकिन तो आपको पता है ना, यहाँ पे किसान को कौन बताने जाएगा कि G20 क्या है। मेन मुद्दे जो मतलब इंटरनेशनल इश्यूज हैं वो किसान को कौन बताएगा, मतलब जो अनपढ़ है, जिसको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, ना सुननी आती, ना उसको समझनी आती है, तो वो कैसे क्या सोच इसके के लिए वो काफ़ी सारे स्कीम क्या सोच के वो वोट देगा। लेकिन गवर्नमेंट को ये बात पता है कि इनको सिर्फ खाने के लिए मतलब आउट ऑफ टॉपिक नहीं जाना है। तो ये मैं बोल रहा हूँ ना, खाने के लिए मतलब कि जो इस वक्त मतलब जो पढ़े लिखे, जो मान लीजिए जो बैचलर्स हैं, उनको नौकरी नहीं दे रही यहाँ पे गवर्नमेंट। बोल रहे